सभी मित्रों को नमस्कार। देखते ही देखते हम लोग रमेश चंद्र शाह जी पर चल रहे एकाग्र की इस 25वीं कड़ी में आ चुके हैं मित्रों। और इस 25वीं कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमिता नीरव जी। सभी मित्रों सर, की ओर आपकी से आवाज नहीं आ पा हम रही उनका है। सभी मित्रों की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, अमिता नीरव जी स्वयं एक रचनाकार हैं, कहानियां और उपन्यास लिखती हैं, समसामयिक विषयों पर भी लेखन करती हैं। शाह जी को पढ़ती रही हैं, मगर किसी कार्यक्रम में बोलने के लिए, विधिवत किसी विषय पर बातचीत करने के लिए, किसी कृति पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयारी विशेष की आवश्यकता होती है। तो विगत कुछ दिनों से अमिता नीरव जी उस तैयारी में लगी रही। गोबर गणेश उपन्यास खास तौर से मंगवाया, उसे पढ़ा, उस पर नोट्स लिए। और आज गोबर गणेश जो रमेश चंद्र शाह जी का एक कल्ट नॉवेल है, मैं कहूंगा, और वह कल्ट नॉवेल ऐसा है कि बार बार उसके भीतर के विषय कहीं न कहीं लेखक को उद्वेलित करते हैं। विनायक नाम का वह पात्र ऐसा नहीं कि गोबर गणेश लिखे जाने के बाद उनका पिंड छोड़ देता है। कुछ एक पात्र ऐसे होते हैं जो लेखक के साथ कहीं न कहीं विक्रम बेताल जैसी स्थिति ले आते हैं। अगर लेखक विक्रम है, अगर रमेश चंद्र शाह जी स्वयं विक्रम है, तो विनायक वह बेताल है जो 70 के उत्तरवर्ती दशक में गोबर गणेश के रूप में उनके कंधे पर, उनके मन मस्तिष्क पर छाया रहा। तो बहुत बाद में कई और उपन्यासों के आ जाने के बाद विनायक में वह पुनः उपस्थित होता है। तो कई ऐसे पात्र होते हैं जिनमें स्वयं हमारा जीवन धड़क रहा होता है, स्पंदित हो रहा होता है, हमारे विचार और उस पात्र विशेष से हमारा खास प्यार हो उठता है। हालांकि ये तमाम काल्पनिक कृतियां अपने तई निश्चय ही हमारे समय को, हमारे समाज को प्रतिबिंबित करते हैं, मगर उसमें लेखक अपने जीवनानुभवों के साथ जिन कल्पनाओं का मिश्रण करता है, जिस तरह से कथा का ताना बाना बुनता है, कथा के प्रभावशाली ताने बाने के लिए जिन जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है, उन सब का रमेश चंद्र शाह ध्यान रखते हैं। गोबर गणेश की प्रासंगिकता कई मायनों में है। एक तो यही कि स्वयं लेखक के लिए वह पात्र इतना प्रासंगिक रहा कि दशकों बाद विनायक में वह पुनः उपस्थित होता है। मित्रों, कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, समालोचना, नाटक, यात्रा वृत्तांत, डायरी, कई विधाओं में सक्रिय रमेश चंद्र शाह जी को हम सही मायनों में एक समर्पित कलमकार मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वे शुरू से ही किसी विधा विशेष से बंधकर नहीं रहे। एक तरफ तो ऐसा किया कि किसी एक विधा का आग्रह नहीं पाला, किसी एक विधा के की सीमा में नहीं बंधे, और दूसरी तरफ यह किया कि विधाओं के जो अपने बंधे बंधाए ढांचे थे, वे उनसे भी बाहर निकलते रहे, उन ढांचों को भी तोड़ने का काम किया। हर बड़ा लेखक अपनी ओर से कुछ ऐसे प्रयोग करता है कि जो आलोचना के लिए सुविधाजनक ढांचे होते हैं, खांचे होते हैं, लेखक उनमें भी
अपेक्षित फेरबदल करता है। और यह सब किस लिए संभव होता है? यह अपने भीतर की बेचैनी कहिए, विचार कहिए, या कहीं न कहीं अपने आप को, अपने परिवेश को चित्रित करने की जो जिद है, लिचकीय जिद है, वह भी इसमें शामिल है। और क्या संयोग है कि जिस तरह रमेश चंद्र शाह जी अज्ञेय के साथ गहरे जुड़े रहे और जिस तरह अज्ञेय स्वयं कई विधाओं में भरपूर लेखन करते रहे, उसी तरह से हम पाते हैं कि स्वयं रमेश चंद्र शाह जी भी निरंतर कई कई विधाओं में वैविध्यपूर्ण लेखन करते रहे। और आज जब हम गोबर गणेश उपन्यास पर बात करेंगे, अमिता नीरव जी को सुनेंगे, तो गोबर गणेश और उसके परवर्ती संस्करण या परवर्ती खंड कहिए, विनायक, इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें शेखर एक जीवनी का भाग 1 और भाग 2, इन 2 खंडों की भी याद आ उठती है। तो यह एक संयोग है, मगर कई बार इन संयोगों के बहाने भी हम कुछ न कुछ सूत्र और कुछ न कुछ परंपरा और आधुनिकता के बीच के संबंधों की तलाश तो करते ही हैं। अमिता नीरव जी, मुझे लगता है कि हम लोग आपको इस विषय पर सुने। जी, स्वागत। कृपया माइक ऑन कर लें। जी। बहुत शुक्रिया अर्पण जी। और जन सुलभ पुस्तकालय जो है उसका शुक्रिया कि मुझे एक विराट कृतित्व वाले रचनाकार की कृति जो है वो पहली औपन्यासिक कृति, उस पर बोलने का अवसर दिया। मेरी जो प्रतिक्रिया है, जो वक्तव्य है, ये किसी आलोचक का या समीक्षक का वक्तव्य नहीं है, ये एक पाठक का वक्तव्य है जो जो उपन्यास को समझने की कोशिश कर रहा है। रमेश शाह सर जो हैं, वो उनका जो पहला उपन्यास है, हालांकि उनका कृतित्व बहुत विराट है, बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं जिस विषय पर बात करूंगी वो गोबर गणेश जो उनका उपन्यास है, पहला उपन्यास, उस पर मैं बात करूंगी। ये जो उपन्यास है वो 1977 में पब्लिकेशन हुआ इसका पहली बार, और मेरे पास जो संस्करण है वो 2016 का संस्करण है, मतलब बहुत सालों बाद मेरे पास उसका संस्करण, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट संस्करण है जो वो मेरे पास है। वो मुझे लगता है 1977 का जो वक्त रहा है वो बहुत सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी बहुत टर्बुलेंट वक्त था, बहुत बदलता हुआ वक्त था। और जिस वक्त ये उपन्यास लिखा जा रहा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ कि उस वक्त गांधी और नेहरू के जो भारत है उसका जो सपना है, उस सपने की हत्या की पहली कोशिश की जा रही होगी। मतलब 75 के करीब जब इमरजेंसी लगी होगी, उस दौरान उपन्यास को लिखा जा रहा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ। तो गोबर गणेश की जो कथा है, दरअसल वो कहानी एक बच्चे विनायक की है। मतलब कहीं मैंने पढ़ा है, जब मैं इस सिलसिले में बोलने के लिए तैयारी कर रही थी, उस सिलसिले में मैंने कहीं पढ़ा है कि ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो जो विनायक की कहानी है वो उस और स्वतंत्रता से थोड़ा पहले शुरू होती है और स्वतंत्रता के बाद के 15-20 सालों तक वो कहानी चलती है। कहानी दरअसल कहानी नहीं है, वो एक बच्चे का अपनी परिस्थितियों के साथ तादात्म्य, उसका उनके साथ अपनी परिस्थितियों के साथ संघर्ष, अपने समाज से उसका तादात्म्य, अपने समाज के साथ उसका संघर्ष, अपने वक्त के साथ उसका तादात्म्य, अपने वक्त के साथ उसका संघर्ष, और उस संघर्ष से, उस सारे संघर्ष के बीच उस बच्चे के बनने, विकसित होने और बड़े होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस उपन्यास में
हमें दिखाई देती है। और चूंकि विनायक जो है वो इस उपन्यास का नायक है, और जो आगे चलकर एक विनायक नाम के उपन्यास में विस्तारित होता है और फिर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो उसकी जो कहानी है वो उसके बचपन से शुरू होती है और उसके जवानी तक के काल में वो कहानी चलती रहती है। और उसके बाद उस कहानी के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है। उसमें उस वक्त की परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियां हैं, और जो शहर है अल्मोड़ा उसकी बात है। मतलब अच्छा लगता है जब हम इस तरह की कोई चीज पढ़ते हैं कि मतलब उस वक्त का, स्वतंत्रता के पहले का और स्वतंत्रता के बाद का अल्मोड़ा शहर जो है वो हमारे सामने चित्र की तरह उपस्थित होता है। जैसे 40 के दशक में गुनाहों का देवता में इलाहाबाद हमारे सामने खड़ा होता है, या 60 के दशक का प्राग जो है वो निर्मल वर्मा के वेदिन में हमारे सामने आता है। इस तरह की चीजें अल्मोड़ा के साथ भी है। मतलब अल्मोड़ा भी हमारे सामने एक चित्र की तरह खड़ा होता है। हम बहुत सारे अल्मोड़ा के बहुत सारी जगहों के बारे में हम जानना शुरू करते हैं, जैसे खगमरा या भैंसवाड़ा या सुआल नदी। इस तरह से पता चलता है कि अल्मोड़ा जो है वो दोनों नदियों के बीच एक पहाड़ी जो है वो ऊंट की तरह है, उस जगह पर बसा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें उसमें पता चलती है। और विनायक जो है वो अपने अभाव के साथ, अपने संघर्ष द्वंद्वों के साथ, खिंचाव और अपने आकर्षण, अपनी उपलब्धियां, अपना हीनता बोध, अपनी जागरूकता, अपनी असफलताएं, अपने सपनों का भंग होना, बनते बिगड़ते रिश्ते, और जो खोने वाले लोग हैं उनके साथ में विनायक की जो है वो कथा आगे चलती है। और कहानी यूं है कि अल्मोड़ा शहर में एक व्यापारी परिवार होता है, और उस व्यापारी परिवार में 3 भाई होते हैं। सबसे बड़े भाई के 2 बच्चे, जिसमें एक विनायक होता है और एक बहन होती है विनायक की, सरोज। एक बच्चा और होता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा उपन्यास में कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा जो भाई है उनकी शादी हो चुकी है, जो मथुर काका के नाम से उपन्यास में हमें दिखाई देते हैं, और उनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती है। और तीसरा जो भाई है वो जगन्नाथ है, जिनको जगन काका बच्चे कहते हैं, और वो उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बहुत मेधावी रहते हैं, और उनको पढ़ाने के लिए जो बड़े भाई हैं वो ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, और अपने भाई को पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजते हैं। लेकिन भाई जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेता है और जेल चला जाता है, और उसकी पढ़ाई वहीं छूट जाती है। तो जो परिवार है जिसने उस भाई पर अपना दाव लगाया था, वो भाई जो है वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाता है, परिवार के उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है, और परिवार जो है वो आर्थिक संकट में चला जाता है। तो वो उस आर्थिक संकट के बीच वो बच्चे बड़े होते हैं, और जगन काका जो कि बहुत मेधावी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बौद्धिक हैं, वो उनके साथ बच्चों के संवाद जो है, उन बच्चों का जो संप्रेषण है उनके साथ जो उनकी चर्चा है वो, और विनायक की जिंदगी में जो छोटी छोटी घटना है, उसके स्कूल का, उसके कॉलेज का, और अपने इर्द गिर्द का जो छोटा मोटा समाज है आसपास का, उस समाज के बीच में उसके जो अनुभव हैं, वो सारी चीजें जो है वो इस उपन्यास में उभर कर आती है। और सरोज जो है वो इस उपन्यास का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। मतलब पढ़ते हुए मुझे लगा कि उपन्यास पारंपरिक अर्थ में उपन्यास नहीं है जिसमें एक नायक है और इसमें एक नायिका है जो नायक के समानांतर है। इस उपन्यास में विनायक जो है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार जो है वो सरोज का उभर कर आता है। और ये एक अजीब बात है जो शरदचंद्र के उपन्यासों में भी मैंने महसूस की थी, और गोबर गणेश में भी ये बात मुझे पकड़ में आती है कि जो उपन्यास के जितने पुरुष पात्र हैं उनकी तुलना में स्त्री पात्र जो हैं, खासतौर पर सरोज और बाद में शांतम जो कि विनायक का पहला प्रेम होता है, वो स्त्री पात्र जो हैं वो विनायक या जगन काका की तुलना में ज्यादा संयमी, ज्यादा साहसी, ज्यादा दृढ़ निश्चयी पात्र उभर कर आते हैं। और ये देखकर अच्छा लगता है कि स्त्रियां जो कि
फ्रंट सीट पर नहीं है, उसके बावजूद उनके जो व्यक्तित्व है उसमें उस किस्म की दृढ़ता और उस किस्म की सकारात्मकता और संवेदनशीलता, तमाम प्रतिकूलताओं के बाद, तमाम अभावों के बाद स्त्रियों में उस तरह की वो जो देखने को मिलती है, वो गोबर गणेश में भी हमें दिखाई देती है। किसी भी उपन्यास को या किसी भी कृति को पढ़ते हुए एक जो सवाल है हमारे मन में आता है, वो ये है कि किसी वक्त में लिखा गया उपन्यास है या किसी वक्त में लिखी गई जो कृति है उसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये कि साहित्य जो है वो मनोरंजन नहीं है, उसको मनोरंजन की तरह पढ़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो आज हम जो उसको पढ़ रहे हैं, तो मनोरंजन के इतर हमारे जो चेतना में है वो साहित्य किस तरह से आना चाहिए। मतलब आज स्वतंत्रता के आसपास की जो चीजें हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो आज हमें क्यों पढ़ना चाहिए, जबकि हम अपने देश की आजादी का मतलब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हमारे देश की आजादी को हो गए हैं, और आजादी के समय जो चीजें थी, क्या वो वही के वही आज भी है, ये सवाल जो है वो बार बार उठता है। और जब मैं इस उपन्यास से गुजर रही थी तो मुझे ये बात महसूस हुई कि ये जो उपन्यास है, इसका जो चुनाव किया गया मैंने अपने पढ़ने के लिए और मैंने अपने वक्तव्य के लिए, तो मुझे लगा कि ये जो उपन्यास है ये उस वक्त में तो लिखा गया था, अपने वक्त की जो दस्तावेज है वो तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन आज जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उन परिस्थितियों में उपन्यास उस वक्त से ज्यादा प्रासंगिक मुझे महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर मैं अपनी बात इस उपन्यास के संदर्भ में रखना चाहूंगी। जो मेरी अपनी समझ है, जो मेरी अपनी पाठकी समझ है, मैं उसके आधार पर इस उपन्यास पर अपनी बात रखना चाहूंगी। एक जो चीज है जिससे मैं शुरू करूंगी, लेकिन बाद में हम इन पर इस उपन्यास की प्रासंगिकता पर भी बात करते चलेंगे। जो पहली चीज जो मैंने कही थी कि इस उपन्यास का जो किरदार है वो विनायक है, और विनायक जो है वो तमाम प्रतिकूलताओं के साथ बढ़ रहा है और तमाम अभाव के साथ बढ़ रहा है, और उसमें वो अभाव जो है वो एक किस्म से कहीं कहीं कुंठा की तरह भी उभर कर आते हैं। और वो जो बहुत बाद में जब वो पढ़ने जाता है, इलाहाबाद में पढ़ने जाता है, तो वो जो कुंठा है विनायक की, वो वहां उभर कर आती है। और वो जब परेशानी में होता है तब वो अपने आप से सवाल करता है। वो जो मनोविज्ञान है जो इस उपन्यास में आपको दिखाई देगा, मतलब बहुत बहुत बारीक तंतु की तरह वो इस उपन्यास में बिल्कुल अंडरकरेंट की तरह चलता है। तो वो जो एक चीज है जो मैं इस उपन्यास से आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो विनायक अपने आप से सवाल करता है, मतलब वो दृष्टा होकर अपने आप को उस किरदार से अपने आप से दूर करता है और वो अपने आप से सवाल करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक विकास बता रही हूँ विनायक का, जो इस उपन्यास में हमको होता हुआ महसूस होता है। विनायक अपने आप से बात करता है और वो ये कहता है कि नहीं विनायक, ये आत्मछल है, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक कहता है सक्सेना, यू आर अ वीक मैन, तुम एक कमजोर आदमी हो, तुम हीन भावना से पीड़ित हो। यह नहीं कि तुम नहीं चाहते तो सब कुछ हो, पर याद नहीं तुम बचपन से ही अपने कस्बे की ढलान पर बसे उन बंगलों की ओर कितनी हसरत से ताकते रहते थे। याद करो उस दिन नित्यानंद के घर से लौटकर तुम किस कदर अपनी कोठरी में बंद होकर फूट फूट कर रो रहे थे। क्यों रोए थे? इसलिए कि तुम्हारे कमरे की खिड़की से तो क्या, घर की छत से भी हिमालय क्यों नहीं दिखता, कि तुम्हारा घर इतना कुबड़ा और ठिगना क्यों है, और उसके कमरे दड़बों जैसे क्यों हैं। याद है तुम एक बार जिद करके नारायण के साथ उसके घर गए थे और फिर उसके बाद कभी नहीं गए, क्योंकि वहां दुर्गंध के मारे तुम्हारी नाक फट गई थी और तुम्हें अचरज हुआ था कि जानवरों के गोठ से भी ज्यादा बदबूदार और गंदे उस दुमोड़ के मोहल्ले में तुम्हारा लंगोटिया यार कैसे रहता होगा। महत्वाकांक्षा तुम में शुरू से ही थी। क्या तुमने ब्राह्मण और ठाकुर लड़कों की गुटबाजी की प्रतिक्रिया में अपना एक बजरिया गुट नहीं बनाया था? क्या वह स्वाधीनता क्लब तुम्हारी नेतागिरी की लालसा की पूर्ति का ही साधन नहीं था? वह महत्वाकांक्षा नहीं थी तो क्या था? और
जब तुम्हारे क्लब में वही रघु मुच्ची, वही नित्यानंद, वही तुम्हारे प्रतिद्वंदी दल बदल कर आ मिले तो तुम्हें कितना संतोष हुआ था। अपनी ही उदारता से फूल कर जब तुमने त्रिभुवन को भी अपनी पत्रिका में छापने का लालच देकर फोड़ लिया था, लच्चू के विरोध को कुचल कर, तो तुम्हें कितनी खुशी हुई थी। और जगन काका की साधना और संघर्ष के उन खंडित बिंबों को त्रिभुवन के माई डॉग और सरू दीदी की कुमाऊनी लोकगीत के बीच में ठूसने की वह उतावली, वह जिद क्या थी, जिसे तुम आज भी अपने सारे फर्स्ट क्लास करियर के बावजूद, अपने 22 वर्षीय किताबी जिंदगी के बाद भी समझने में कितना असमर्थ हो। उस जगन काका की डायरी का उस समय इस्तेमाल करने की जिद तुम्हारे मन में उस वक्त क्यों पनपी? इसलिए कि तुम कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत कर दिखाना चाहते थे। इसलिए कि तुम उन भोले भाले बजरिया लड़कों पर ही नहीं, उन चुस्त और चालाक और मेधावी ब्राह्मण ठाकुर साथियों पर भी अपना रोब गांठना चाहते थे। तुम्हारी महत्वाकांक्षा उस वक्त भी इतनी साफ थी कि वह जगन काका की मर्मांतक तकलीफ के सिरहाने बैठकर भी उनका शोषण करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाई थी। और जगन काका का ही क्यों, महीन लिखावट के वे 120 पृष्ठ तुमने किससे नकल करवाए थे? अपनी उस बहन से तो, जो जगन काका के शब्दों में उस घर की अंतरात्मा थी। वह तुम्हें बराबर मना करती रही थी कि यह ठीक नहीं है, पर उसके सहज विवेक को भी तुमने इसी महत्वाकांक्षा की मार से धुंधला कर दिया था। कहो कि तुम स्नेह की आड़ में अपनी बहन का भी भावनात्मक शोषण ही जाने अनजाने नहीं करते रहे? क्या आज भी तुम वह नहीं कर रहे हो? याद करो उस मनहूस दोपहर को जब तुम उसे लिवाने के लिए ससुराल पहुंचे थे। हाँ, यह सच है विनायक, यह सच है। तुम कवि हो और इसलिए बरसों पहले अपनी बहन के घर में बिताई एक मनहूस दोपहर के छोटे से अनुभव को लेकर तुम्हारी कल्पना आज इतनी बौखलाई हुई है। उसने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वह अपनी माँ को, बाबूजी को नहीं बताया, यह तो समझ आता है, पर तुम तो उसके बाल सखा हो, तुम तो उसके भाई हो, तुम्हें उसने क्यों नहीं कुछ बताया? यह धीरज, यह संयम स्वाभाविक नहीं है विनायक, यह अमानुषिक है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? मरते मरते बच्ची ऐसे बीमारी में भी उसने तुम्हें क्यों अपने पास नहीं बुलाया? इसलिए कि वह गहरे कहीं इस बात को जानती है कि उसके प्रति तुम्हारी सारी सहानुभूति अकर्मक है, निष्क्रिय है। इसलिए कि उस दोपहर अपने बहन के परिवेश के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया एक कवि की थी, भाई की नहीं थी। मगर तुम्हें तो वहां भाई की हैसियत से भेजा गया था। क्या तुम इतने अबोध हो कि आज तक नहीं समझ सके कि सरोज ने तुम्हारे साथ जाने से इनकार क्यों किया? तुम जिस कवि सुलभ दूरी से उसे और उसके परिवेश को देख रहे थे, उससे उसे तकलीफ हुई थी। वह अपने रक्त संबंध को तुम्हारे भीतर के भाई को कोंच कर जगाने के लिए छटपटा उठी थी। वह बात उसने इसलिए कही जिसे सुनकर तुम तिलमिला उठे थे और उसी शाम की गाड़ी से वापस लौट गए थे। क्या तुम नहीं जानते कि कभी कभी अपनत्व की रक्षा के लिए, उसकी पहचान तक के लिए कड़वाहट अनिवार्य हो जाती है? सरोज का वह वाक्य, सरोज का वह व्यंग उसी चोट खाए हुए अपनत्व की रक्षा का उपक्रम था। वह तुम्हारी भावुकता पर तेजाब छिड़क कर अपने भाई के स्नेहाधिकार को जताना चाहती थी, मगर तुम पर उसका उल्टा असर हुआ था। तुमने उसे एक अमीर घर की बहू द्वारा अपने गरीब मायके का तिरस्कार समझा था, और उसी के साथ तुम्हारे मन में सुरक्षित सरोज की इमेज भी चकनाचूर हो गई थी। मगर तुम क्या अपने बहन की इमेज से मिलने गए थे? मैं जानता हूँ विनायक कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा अन्याय कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम भावुक हो, पर तुम अपनी भावुकता को अपना कवच नहीं बना सकते। सरोज तुमसे कहीं ज्यादा भावुक है, पर उसने कभी अपनी भावुकता को अपना कवच नहीं बनाया। सुनो, तुम उस वक्त भी अपने घर के प्रति इतने ही भावुक हुए थे, तब तुम्हारी इस भावुकता ने सरोज के व्यक्तित्व की पहचान डुबोई थी। क्या तुम आज वही गलती फिर से दोहराने नहीं जा रहे हो? तब अपने घर के प्रति बेइख्तियार उमड़ आई तुम्हारी यह भावुकता अपने बहन के विरुद्ध गई थी। आज वह तुम्हारी शांतम के विरुद्ध जा रही है। इतना ही ना? क्या यह एक जिम्मेदार और वयस्क आदमी का आचरण है? तुम कब तक वयस्क होगे विनायक? क्या आज भी तुम वही गुड्डन नहीं हो जिसने जगन काका की डायरी में झांकने के लिए एक निषिद्ध और अनाधिकृत अनुभव को हथियाने के लिए छीना झपटी करते हुए अपने बहन के बाल नोचे थे? ये वो हिस्सा है जो विनायक के
कुंठाओं को पूरी तरह से स्वर देता है। विनायक के जो अभाव है, उनकी परिस्थितियों से विनायक की जो प्रतिक्रिया है उसको पूरी तरह से स्वर देता है। लेकिन ये एक बहुत अचरज की बात है कि इन्हीं अभावों में, इन्हीं परिस्थितियों में सरोज भी बड़ी होती है, लेकिन सरोज के भीतर उस तरह की ग्रेविटी, उस तरह का गुरुत्व, उस तरह की गंभीरता आपको पूरे उपन्यास में नजर आएगी। मतलब ये एक थोड़ा सा विषयांतर है कि क्या स्त्रियां जो हैं वो अपनी परिस्थितियों से जल्दी सामंजस्य बैठा लेती है, या उनकी कंडीशनिंग उस तरह की होती है कि वो उन परिस्थितियों के बीच भी अपनी जो ग्रेविटी है, अपने व्यक्तित्व का जो गुरुत्व है, उसको बनाए रखती है। ये थोड़ा सा विषयांतर है। हम दरअसल गोबर गणेश की इस वक्त गोबर गणेश की प्रासंगिकता या आज के संदर्भों में गोबर गणेश की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। पहला जो विचार है, पहला जो सवाल है वो ये है कि इस वक्त की क्या चुनौतियां हैं, इस वक्त के क्या प्रश्न हैं। अभी फिलहाल हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनमें बेरोजगारी है, उनमें सांप्रदायिकता है, उसमें कट्टरता है, जातिवाद जो है वो बढ़ा है। मतलब ये अजीब बात है कि लोकतंत्र में जातिवाद को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ही जातिवाद जो है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसी वक्त में जो अतार्किकता है या अवैज्ञानिकता है वो भी एकदम से उभर कर सतह पर आ गई है। तो एक जो चीज थी, जो ये सवाल उठता था कि क्या इस वक्त में, मतलब इस वक्त में ऐसा क्या हुआ जो हमें एकदम से सारी प्रतिकूल चीजें हमारे सामने आकर खड़ी हुई, कि सांप्रदायिकता जो है वो एकदम से सरफेस पर आ गई, या जो जातिगत भेदभाव है। क्योंकि जब ऊना में जो है वो दलितों के साथ मारपीट होती है, या कहीं दलित जो है वो घोड़ी पर चढ़कर शादी कर रहा होता है तो उसके साथ मारपीट होती है, या कहीं कोई दलित किसी सवर्ण के कुएं से अभी भी, आज भी इस 21वीं सदी में भी, आज भी यदि वो किसी सवर्ण के कुएं से पानी निकालकर पी लेता है तो उसके साथ मारपीट होती है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या 75 साल बाद आज भी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, आज भी वहां बदली नहीं है। ये जो सवाल है, ये एकदम से आपको चौंकाता भी है, एकदम से आपको डराता भी है कि 75 साल आजादी के बाद भी हम उन्हीं चीजों में वहीं खड़े हुए हैं। तो ये जो चीज है जो गोबर गणेश में हमको जगह जगह नजर आएगी। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो कहानी है वो कहानी विनायक की है, और विनायक के इर्द गिर्द के समाज की है। मतलब जितना मैंने समझा है उस उपन्यास को, उस उपन्यास के तहत कोई राजनीतिक या सामाजिक चीज कहने की कोशिश कहीं, मतलब अलग से कोशिश कहीं रेखांकित नहीं होती है, लेकिन उस कहानी के माध्यम से जो समाज है वो बार बार उभर कर सामने आता है, बार बार उभर कर सामने दिखाई देता है, और वो सारी परिस्थितियां जो है वो हमारे सामने उभर कर आती है। जिस सांप्रदायिकता की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि क्योंकि विभाजन जो है वो 47 के विभाजन के बाद सांप्रदायिक घृणा जो है, सांप्रदायिक नफरत जो है वो अपने चरम पर रही होगी उस वक्त में। लेकिन उससे पहले भी जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, और जिस वक्त पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई थी और मुस्लिम लीग ने जो है जगह जगह प्रदर्शन किए थे, उस वक्त से उस छोटे से कस्बे में, अल्मोड़ा में, बच्चों के बीच में जिस तरह से सांप्रदायिक बातें हुआ करती थी, जिस तरह से वो जो समाज का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देता था, वो आज हम देखते हैं तो वो आज हमें चौंकाता है। मतलब जो एक बात है जो विनायक और जगन काका के बीच में इस मसले पर, सांप्रदायिक मसले पर होती है, वो बात जो हमको बार बार चौंका देती है, और हमें लगता है कि हम हमारा जो समाज है वो आज भी उस जगह से आगे नहीं बढ़ पाया है। जैसे जब होली की तैयारी करते हैं बच्चे, तो होली के दौरान विनायक जो है वो अपने एक दोस्त
अहमद जो है वो उसको होली के पूरे कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन उसके जो दूसरे साथी हैं वो उसका विरोध करते हैं, और उस सिलसिले में वो जो पूरा केस है वो जगन काका के पास जाता है। वो एक छोटा सा प्रकरण है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि वो ये कहते हैं, बच्चा जो है वो कहता है कि चंदी उगाने में सबसे कुशल तो वही है, ढोलक कितनी बढ़िया बजाता है, मगर कहता है डूम को भी नहीं लेंगे, मुसलमान को भी नहीं लेंगे। लच्छू तो शाखा में कभी गया नहीं, फिर वो ऐसा क्यों सोचता होगा। मतलब ये देखिए, आपकी ये जो विचार है वो बच्चा जानता है कि ये जो विचार है शूद्रों का या मुसलमानों का जो विचार है वो शाखा से आया है, लेकिन यदि कोई बच्चा शाखा भी नहीं गया है, उसके बावजूद उसके मन में मुसलमानों से और शूद्रों से जो दुराव है उसका विचार आता है, तो वो विचार कहाँ से आया है। तो वो सोचता है कि लच्छू तो शाखा कभी गया नहीं, फिर वो ऐसा क्यों सोचता होगा। मोहल्ले में और भी तो मुसलमान लड़के हैं, मोहसिन है, इम्तियाज, गरीबुल्ला, सबके सब हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलते हैं, 7 टाइम खेलते हैं, फिर होली क्यों नहीं खेलते होंगे। अहमद का मन है तो उसे हम क्यों नहीं खिलाएंगे। ये जो चीज है, या इसके अलावा जो एक जो चीज एक जो चीज कास्टिज्म पर जो बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमें चौंकाती है कि ये उस वक्त भी उतना ही गहरा था जिस वक्त हम आज देखते हैं। वो कहते हैं कि क्यों नारायण, मनीष ने कभी तुमसे भी कहा शाखा में भर्ती होने के लिए। नहीं तो ये शाखा क्या होती है। नारायण को सचमुच शाखा के बारे में कुछ नहीं पता। शाखा, विनायक कुछ देर सोचता रह जाता है, शाखा के बारे में उसे भी क्या मालूम है। जगन काका ने पूरा लेक्चर ही पिलाया था, उस वक्त तो लगा था सारा भेद खुल गया, मगर अभी तो कुछ भी याद नहीं पड़ता उन्होंने क्या क्या बताया था। कुछ 5-6 मर्तबा तो गया है वहां, वह भी तिवाड़ी के डर से। साइंस माँ साहब के डुक्कों से बचने के लिए सच में जब से शाखा जाना शुरू किया तब से एक बार भी नहीं मार पड़ी। वहां एक गुरुजी होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उन्हें लड़के प्रणाम करते हैं, मुझे घिन आती है। वे व्याख्यान देते हैं जिसे लड़के बहुत ध्यान से सुनते हैं, मुझे उनकी बातें बहुत बुरी लगती हैं। उनसे ज्यादा मुझे आता है, वे जो कहानियां सुनाते हैं मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। इससे अच्छी तो हनुमान मंदिर में मैं सुनाता हूँ। वहां की पीटी भी अपने स्कूल जैसी नहीं होती। वहां अंग्रेजी में हुक्म चलाते हैं, वहां संस्कृत में। खेलकूद भी उनके अजीब ही होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। वे लोग लड़ने भिड़ने की बात सिखाते हैं। क्यों वीनू, खेलने में तुम्हारा मन नहीं लगता क्या, नारायण पूछता है। विनायक को हंसी आ जाती है। तुम नहीं जानते नारायण, ये लोग अच्छे नहीं होते, खतरनाक होते हैं, वह कहता है और अटक जाता है। जगन काका ने यही तो कहा था। ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। तो ठीक तो कहते हैं, क्या गलत कहते हैं, नारायण कहता है। वाह, अभी पांडे जी ने ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया था। भारत में 10 करोड़ मुसलमान और 1 करोड़ ईसाई बसे हैं, क्या हिंदुस्तान उनका नहीं है। उस दिन साइंस मास्टर के से मार खा के लौटते हुए घर के रास्ते में चंदू ने उससे पूछा था, क्यों चंदू से उसने पूछा था, क्यों चंदू, तिवाड़ी मॉनिटर नारायण का नाम क्यों नहीं लिखता। वही तो मुझे उसकी चुटिया दिखा दिखा के हंसा रहा था, वही तो तिवाड़ी की नकल भी उड़ा रहा था। वो डूम है, चंदू बोला था। माँ साहब ब्राह्मण है, डूम को कैसे छुएंगे। विनायक हैरत में आ गया था। डूम क्या होता है उसे मालूम था। उसने अपनी माँ को कई बार डूम डूम कहते सुना था। माँ की बीमारी के दिनों में कई दिनों तक बर्तन मांजने के लिए एक औरत उनके घर आती रही थी, वह भी माँ ने बताया था डूम है। माँ यूं तो उसके साथ बड़े प्रेम से बोलती थी, मगर उसे छूती नहीं थी। कोई रोटी, कपड़ा या रुपया पैसा भी देना होता तो ऊपर से ही उसके फैले हुए आंचल या हाथ में डाल देती थी। अब देखिए, जिस तरह से आज जो सांप्रदायिकता है जो हमारे समाज में इस वक्त बहुत विकराल रूप से उभर कर आई है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि इस वक्त में जब
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो चुका है, विज्ञान भी एक तरह से विकसित हुआ है, हमने प्रकृति के बहुत सारे जो रहस्य है उनको हमने खोल लिया है, बहुत सारी चीजें इंसान के विकास से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुली हुई है। उसके बावजूद हम धर्म और जाति के आधार पर लोगों को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये चीज आई कहाँ से है? मतलब आज जिस चीज को सबसे पीछे होना चाहिए वो एकदम से हमारे जिंदगियों में, हमारे पूरे लोक व्यवहार में हमारे सबसे आगे आकर कैसे खड़ी हो गई। दरअसल इसके जो सूत्र हैं, जब हम गोबर गणेश पढ़ते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि इसके सूत्र या इसके बीज इतने गहरे डले हुए हैं हमारी सामाजिक चेतना में, हमारी लोक चेतना में, कि हम बहुत कोशिश करके भी उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। और जैसे ही अनुकूल परिवेश हमारे सामने उपस्थित होता है और हम उस अनुकूल परिवेश में वो बीज जो है वो हम एकदम से मतलब अंकुरित होते देखते हैं, और आज वो जो बीज है वो पूरा के पूरा पेड़ की तरह, मतलब विश्व वृक्ष की तरह वो उभर कर हमारे सामने आ गया है। ये सिर्फ जाति के मसले में नहीं है, ये सिर्फ धर्म के मसले में नहीं है, ये जो चीज है ये मतलब लैंगिक असमानता जैसी चीज भी बहुत उभर कर आती है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यदि किसी स्त्री ने जो स्थापित चीज है उसके खिलाफ यदि कोई बात कही है तो उसको जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, उसको जिस तरह से धमकियां दी जाती है, वो जो चीज है वो हमारे सामने उभर कर आती है। एक जो चीज है जो हमारी जो भारतीय मानस में है कि स्त्री जो है उसको सुंदर होना जरूरी है, और सुंदर होने में उसके रंग का बहुत बड़ा हाथ है, और उसका रंग जो है वो बहुत फेयर होना चाहिए, मतलब कलर उसका जो फेयर होना चाहिए। तो ये जो चीज यहाँ पर गोबर गणेश में, जब विनायक अपने बहन के बारे में सोचता है, अपने बहन को देखता है, तो वो चीज यहाँ भी आपको नजर आती है कि विनायक को दीदी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे दीदी को कोई सुंदर नहीं कहता, वे कुछ ज्यादा ही सांवली है। उस दिन विनायक के कान में पड़ गया, परली बुआ माँ से कह रही थी, ये काली कैसे निकल गई? हमारे खानदान में तो सभी गोरे थे, इसे कौन ले जाएगा? इस पर माँ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा था, ले कौन जाएगा, जहाँ इसका अन्न जल होगा वहीं जाएगी। ये एक चीज है। और एक जो लैंगिक भेदभाव है, जो अभी हमें लगता है कि शहरों में थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर, गांवों में वो लैंगिक भेदभाव अपनी उसी शिद्दत के साथ मौजूद है। ये जो चीज जब विनायक का जन्मदिन मनाया जाता है, बड़ा अच्छा शब्द जो है इसमें मुझे मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको नोट किया है कि हम जिसको जन्मदिन कहते हैं यहाँ पर शाहसर जो है उसको जन्मवार कहते हैं। मतलब हो सकता है ये अल्मोड़ा का लोग मतलब वहां का जो स्थानीय देशज शब्द हो, लेकिन ये शब्द बड़ा अच्छा लगा। तो विनायक का जो जन्मदिन मनाया जाता है तो विनायक पूछता है अपनी बहन से कि दीदी तुम्हारा जन्मवार क्यों नहीं होता? दीदी आरती लिए गोल घूम रही थी, जहां की तहां ठिठक गई। उनके हाथों की, पांव की वह लग गति पल भर को जम सी गई। विनायक तो फौरन महसूस हो गया उसे यह बात नहीं पूछनी चाहिए थी, पर अब क्या किया जाए। विनायक की नजर बारी बारी से सबके चेहरों पर दौड़ गई, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसका मतलब प्रश्न निरर्थक था। जमुना दत्त जी अर्घ्य ध्यान में पड़े हुए सिक्के बटोर रहे थे। माँ सीधे का सामान सहेज कर उनकी पोटलियों में बांध रही थी। खाना खाते हुए विनायक से फिर नहीं रहा गया, माँ तुमने बताया नहीं दीदी का जन्मवार क्यों नहीं होता? माँ गीली लकड़ी को फू फू करते परेशान हो गई थी। चिढ़ गई, तुझे तो रट सी लगी रहती है, फालतू की बातों में बड़ा मन लगता है तेरा। कह तो दिया लड़कियों का जन्मवार नहीं होता। मतलब ये जो चीज, जी जन्मवार ये जो चीज है ये आज भी हमारे इर्द गिर्द जो है वो दिखाई देती है। और जो मैं आज के संदर्भों में गोबर गणेश की बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें, मतलब मैं जब पढ़ रही थी तो मैं पढ़ते हुए बड़ी चौंकी थी कि वो चीजें उस वक्त लिखी गई
बहुत गहराई से, और आज हम उसी गहराई से उन सारी चीजों को उसी तरह से जो है वो महसूस कर रहे हैं। एक मतलब अभी इस वक्त जो मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो हमारे हमारे पूरी सामाजिकता में जिस किस्म का इरेशनलिज्म आया है, मतलब रेशनलिज्म को लेकर जिस तरह का नकार हमारे सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमें महसूस होता है, वो मतलब ठीक है, उस वक्त जबकि शिक्षा का और साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था, हम बिल्कुल शुरुआती दौर में थे, विकास की दिशा में हम बढ़ रहे थे और हमें बहुत सारी दिशाओं में विकास करना था। तो उस वक्त यदि ये चीज रहती कि ठीक है रेशनलिज्म है, लेकिन आज भी हम उसी रेशनलिज्म को उसी शिद्दत से महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि जो स्कूलों में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जो लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, वो लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, वो लोग वो सारी चीजें, ज्योतिष में यकीन करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि एक विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते उन चीजों को कम से कम उन लोगों को तो नहीं करना चाहिए। मतलब ये अजीब बात है जब हम ये सोचते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का नहीं, एक मेडिकल एसोसिएशन के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं, वो ये बात कहते हैं कि किसी खास दिन यदि आप सरसों का दीपक जलाएंगे तो वो पॉजिटिव वेव्स जो है वो आपके घर में प्रवेश करेगी और वो आपको कोरोना से बचा देगी। मतलब ये जो चीज उस वक्त सर ने जो लिखी है अपने उसमें, उसी तरह की चीजें हम आज भी देख रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में विनायक जो है वो ये चीज याद करता है, और वो क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि वो मेधावी है और बहुत रेशनल है, तो वो जो साइंस के संदर्भ में अपनी बात करता है, वो ये कहता है कि एक दिन, विनायक बताता है कि एक दिन ट्रेजेडी हो गई, मैंने साइंस को रटने की बजाय समझना शुरू कर दिया, और जैसे ही साइंस मेरी समझ में आई, मेरे 18 साल के संस्कारों का जड़मूल से सफाया हो गया। 33 करोड़ देवताओं से बसा हुआ वह जादुई संसार एकाएक भरभरा कर गिर पड़ा और मैं बिल्कुल ही दिवालिया हो गया। उस शौक से मैं कभी नहीं उबर पाऊंगा। हमारे हॉस्टल के वार्डन थे पंडित गंगादत्त चतुर्वेदी, MSc, GSc, FNI रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी में उनकी धाक थी, उनके बारे में मशहूर था कि वे सुबह 2 घंटे तक पूजा पाठ किया करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता था। एक दिन मैंने छिपकर टोह ली, बात सही निकली। मैं उनके पीछे पड़ गया। काफी टालम टूल और डांट फटकार के बाद उन्होंने एक शाम मुझे ज्ञानामृत पिलाया, जिसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं, असर तो हुआ, पर यह कि वे मेरी श्रद्धा खो बैठे। इतना ही नहीं, उस दिन से मेरे मन में खामखा एक बात बुरी तरह से बैठ गई कि हिंदू होने के साथ में बुद्धिजीवी होने का मतलब ही पाखंडी होना है। ये चीज जो है, जो उस वक्त लिखी गई है, वो आज हमको शब्दशः शुक्रिया, वो चीज जो है वो आज हमको शब्दशः महसूस होती है। हम अपने परिवेश में वो सारी चीजें उस तरह से देखते हैं, और ये चीज बड़ी निराशाजनक है कि हम अभी भी उन्हीं चीजों को जो 70 साल पहले थी, वो अभी भी उन्हीं चीजों को हम आज भी धो रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द वो चीज हमारे इर्द गिर्द जो है वो चल रही है। ये एक और चीज जो उन्होंने जैसे मैंने पहले बताया था कि राजनीति पर टिप्पणी करना या समाज, हालांकि ये होता है कि जब हम किसी वक्त में कोई चीज लिखी जाती है तो
वो जो वक्त है, वो जो समाज है, वो समाज उस लिखे जाने वाले उपन्यास में, उस लिखी जाने वाली कृति में अपने शुद्ध रूप में मौजूद होता है, वो दिखता है, चाहे वो किसी भी काल, मतलब उपन्यास का काल चाहे जो भी हो, लेकिन उसका जो रचना काल है वो न चाहते हुए भी उपन्यास में उभर कर आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें सामने उभर कर आ रही है। एक जो बात है, जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी, वो ये थी कि गांधी और मार्क्स के बीच, मतलब गांधी और मार्क्स के संदर्भ में जो संवाद हुआ था जगन काका का अपने दोस्त भुवन के साथ, और जो भुवन जो है वो उनको विनायक जो है वो उसको सुनता है, वो समझता है। बहुत साल पहले मैंने ये बात महसूस की थी, बहुत साल पहले मैं इस चीज को सोचती रही हूँ कि कोई भी विचार जो है वो किसी एक परिस्थिति की देन होता है, और यदि हमारी जो जिद है उस विचार को उसी रूप में लागू करने की, वो जो जिद है वो उस विचार की प्रासंगिकता को मतलब उस विचार की जो शुद्धता है, उस विचार का जो प्रासंगिकता है उसको खो देता है। तो ये जो एक चीज है जो यहाँ पर दिखाई देती है, जो गांधी और कम्युनिज्म को लेकर जगन काका और भुवन के बीच में, उनके जो दोस्त हैं उनके बीच में जो संवाद हुआ है, वो संवाद बहुत मजेदार है। और एक आखिरी बात जो गांधी के बारे में मैं बताऊंगी इसमें, कि गांधी के बारे में जो एक नई दृष्टि हमें इस उपन्यास से मिलती है वो बहुत अद्भुत है। मतलब गांधी को जिस तरह से सर ने डिकोड किया है वो आपको कई अलग अलग स्तरों पर सोचने को मजबूर करेगा। फिलहाल मैं गांधी और कम्युनिज्म के बीच जो विवाद है वो उस विवाद को मैं पढ़कर सुनाऊंगी। कि वो कहते हैं, जगन काका कहते हैं कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि गांधी जिस भाषा में बात करते हैं वह हमारी जिंदगी की है, हमारे अपने संस्कार की भाषा है। मुझे कहने दो कि तुम उस जिंदगी और उस संस्कार से बिल्कुल कटे हुए हो। कौन सुनता है तुम्हारा भाषण, कौन पढ़ता है तुम्हारे लेख? बेशक हिंदुस्तान को कम्युनिज्म चाहिए, मगर ऐसा कम्युनिज्म जो उसकी मिट्टी से निकला हो, मुझे बताओ वह कहाँ है? ये सब फालतू की बकवास है। भुवन बोले, मार्क्सवाद एक इंटरनेशनल चीज है, उसका संदेश दुनिया भर की भूखी, नंगी, शोषित, पीड़ित मानवता के लिए है। तुम अंधी राष्ट्रीयता से ग्रस्त हो, तुम में और फासिस्टों में क्या फर्क है? विनायक ने फिर टीपा, क्या बात है, हर अंग्रेजी गाली में इश्क जरूर लगता है। उसने देखा जगन काका एकदम उठकर खड़े हो गए। वह भाषण सुनने को तैयार हो गया। फर्क है भुवन, बहुत बड़ा फर्क है, पर वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जगन काका कुछ क्षण चुप रहे और फिर चालू हो गए। सच्ची अंतरराष्ट्रीयता की बुनियाद ही सच्ची राष्ट्रीयता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, जर्मनी नहीं। राष्ट्रीयता का अर्थ यूरोप के लिए है, वह हमारे लिए नहीं है। जैसे हमारी धार्मिकता भीतर से धर्मनिरपेक्ष है, वैसे ही हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना भी राष्ट्र निरपेक्ष होगी। जो खतरा तुम्हें दिखता है वह मुझे नहीं दिखता, क्योंकि तुम हिंदुस्तान के इतिहास में यूरोप का इतिहास पढ़ते हो। तुम्हारी अंतरराष्ट्रीयता मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। वह एक मानसिक विलास के सिवा क्या है? मुझे बताओ। मेरा देश एक गरीब देश है, वह उतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकता है, उसे उसकी जरूरत भी नहीं है। वह तुम्ही को मुबारक हो। गांधी को लेकर जो जगन काका का जो अप्रोच है, उनकी जो दृष्टि है, वो दृष्टि हमको गांधी को नए सिरे से समझने में मदद करती है। वो फिर आगे जो बात है वो आगे चलती है कि तुम्हारे पर्ज से उनकी साधन की पवित्रता ज्यादा बुर्जुआ नैतिकता की दुश्मन है। उसका विचार तुम्हारी विचारधारा से कहीं ज्यादा रेडिकल है। तुम उसके भीतर घुस के देखो तो पता चलेगा। गांधी विचारधारा नहीं है भुवन, उसके विचार बुद्धिजीवी के विचार नहीं है। तुम क्या समझते हो, हिंदुस्तान का आदमी बुद्धिजीवियों की परवाह करता है, बुद्धिजीवियों के पीछे चलता है? अरे इससे बड़ा भ्रम क्या होगा। हिंदुस्तान का आदमी बुद्धि को बुद्धि की जगह पर रखना जानता है। तुम लोगों को तो इतना मोटा सत्य भी आंख से नहीं दिखाई देता कि हिंदुस्तान में राज्य की सत्ता नहीं, धर्म की सत्ता है और समाज से गुथी हुई है।
तुम लोग राज्य की सत्ता हथियाकर समाज को बदलने का ख्वाब देखते हो। तुम्हारे पांव अपनी जमीन पर नहीं है इसलिए। तुम स्वप्न जीवी हो, रोमांटिक हो, नेहरू की तरह। गांधी पक्का रियलिस्ट है। उसके यहाँ स्वप्न की, रोमांस की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी होती तो अच्छा रहता, पर नहीं है। गांधी तो सीधे इस धर्म की सत्ता में ही सेंध लगा रहा है और धर्म के हथियारों से ही लगा रहा है। मैं जानता हूँ भुवन, हिंदुस्तान क्रांति मांगता है, पर अब इन 3-4 सालों में मेरी समझ में भी आ गया है कि वह क्रांति लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम आउटसाइडर हो और रहोगे। गांधी असली इनसाइडर है। और अगर जैसा तुम कह रहे हो हम लोग फासिस्ट हैं, तो हमको सबसे बड़ा खतरा गांधी से ही होना चाहिए, तुम लोगों से नहीं। क्योंकि तुम लोगों को तो सत्ता का कोई अंदाज ही नहीं है जो हमारे जीवन में हर क्षण, जो हमारे जीवन को हर क्षण चला रही है। तुम लोग नास्तिकता का दम जरूर भरते हो, पर हो नास्तिक नहीं उस अर्थ में जिस अर्थ में क्रांति से पहले के रूस के युवक निहिलिस्ट हुआ करते थे। हो भी कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ना, तुम हिंदुस्तान की धरती पर एक अजूबा हो और अजूबा ही रहोगे। लाख तुम जनता जनता चिल्लाते रहो, पर जनता तुम्हारे अस्तित्व तक से बेखबर है। उसमें तुम्हारी कोई जड़ें नहीं है। तुम्हें वहां कोई भी घास नहीं डालेगा भुवन, तुम बेफिक्र रहो। ये जो चीज है, ये बहुत बारीक चीज है जिसको सर ने उस वक्त पकड़ लिया था। आज जब हम हमारे इर्द गिर्द धर्म का उस तरह से फैलाव देखते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि बीच के जो पूरे वक्त में हमने जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने की कोशिश की थी, और वो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता थी वो दरअसल धर्म के प्रति निगेशन था। वो जो निगेशन जो है वो एक तरह से कुंठा की तरह जो है वो हमारे समाज में उभर कर आया है। और अब हमारा समाज जो किसी वक्त में धर्मनिरपेक्ष नजर आता था, वो पूरी तरह से धर्ममय हो गया है। मतलब इतना धर्ममय हो गया है कि वो उसके जो पूरे अप्रोच में, जो हिंदुइज्म के जो पूरे अप्रोच है, उस पूरे अप्रोच में वो जो समावेशी भाव था, वो जो सामंजस्य का भाव था, वो जो सहिष्णुता का भाव था, वो कहीं बहुत बुरी तरह से विलुप्त हो गया है। मतलब उसको हाँ, पता नहीं उस चीज को हम कैसे रीगेन करेंगे। लेकिन ये जो चीज है, ये जो इसमें लिखी गई है कि दरअसल धर्म की सत्ता जो है वो हमें चला रही है, और हमको ये लगता है कि राजनीतिक सत्ता हमें चला रही है। और जिन लोगों ने इस सच को पकड़ा है, जिन लोगों ने उस सच को बहुत मैनिपुलेट किया है, वो लोग आज पूरे समाज को धर्म में करते चले गए हैं, और उस कदर धर्म में करते चले गए कि हमारा जो मूल धर्म है वो हमसे दूर छिटकता चला जा रहा है। एक जो कास्ट और सांप्रदायिकता की जो बात जो इस पूरे प्रकरण में जो बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत तीखे ढंग से उभर कर आती है, वो अंडर करंट की तरह उस वक्त भी विद्यमान थी, और आज भी वो चीज हमारे सामने उसी तरह से मौजूद है। जो जगन काका जो विनायक के दोस्तों के साथ बात करते हैं और मुसलमान और दलितों के संदर्भ में बात करते हैं कि पिताजी को जाने दो, इस वक्त में ये जो टुकड़ा है, इस टुकड़े में उस वक्त की जो राजनीति है, तत्कालीन राजनीति है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राजनीति है, उसका भी थोड़ा थोड़ा हमें अनुमान मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि पिताजी को जाने दो। जगन काका उसे बीच में ही टोक देते हैं, पिताजी पुराने जमाने के हैं, तुम अपने दिमाग से सोचो। पिताजी कहते हैं सारे मुसलमान जिन्ना के साथ हैं। वे कांग्रेस को हिंदुओं की जमात समझते हैं। उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग अलग बना ली है। पिताजी कहते हैं यहाँ के सारे मुसलमान भीतर से मुस्लिम लीगी है, वे भी जो सफेद टोपी पहनते हैं। ये सब बकवास है। जगन काका चीख पड़ते हैं। देश की एकता का ठेका क्या कांग्रेसियों ने ले रखा है? देश की एकता के लिए चाहिए क्रांतिकारी विचार और जवान खून। कांग्रेसियों के पास क्या है सिवा गांधी के? नहीं जगन काका, मैंने खुद सुना है, वे लोग रात रात भर मीटिंग करते हैं, उसमें हिंदुओं को गाली देते हैं, जिन्ना की तारीफ करते हैं, नहीं अगाते। ये लोग महात्मा गांधी को भी नहीं मानते, अपना अलग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? जगन काका बुरी तरह से बौखला जाते हैं। तुम्हारा तो ये हाल है कि एक मोहल्ले में पीढ़ियों से रहते रहते भी तुम उनके घर नहीं जा सकते।
उनको अपने घर नहीं बुला सकते और उनसे तुम उम्मीद करते हो कि वे राजनीति में चुपचाप तुम्हारे पिछलग्गू बन जाएंगे। नेता क्या होता है? जैसा समाज होता है वैसा नेता। महात्मा गांधी की बात अलग है, वे नेता नहीं है, न रहेंगे। तुम और हम क्या सोचते हैं, क्या जीते हैं, इसका सवाल है। मुझे बताओ लच्छू, जब तुम उन्हें अपना नहीं समझते तो वे तुम्हारे साथ क्यों रहे? अच्छी तरह, पूरी तरह से अलग क्यों ना हो जाए? देखिए जगन काका, लच्छू कहता है, जहां तक स्वाधीन क्लब का सवाल है, मुझे अहमद को उसमें शामिल करने में कतई एतराज नहीं है। वह जैसे विनायक का दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, मगर होली, आप खुद सोचिए, यह कैसे हो सकता है? पिछले साल की बात है, मैंने यूं ही करीम पर रंग डाल दिया था। डाला किसी दूसरे लड़के पर था, करीम उधर से आ रहा था, उस पर पड़ गया तो उसका बड़ा भाई आकर मुझे सीढ़ियों से जबरदस्ती घसीट कर गली में गिरा ले गया और जेब से चाकू निकाल लिया। वो तो अल्लाह दिया चाचा उसी वक्त बीच में आ पड़े, वरना तो मुझे चाकू मार देता। और आपको पता है काका क्या होता? दंगा हो जाता, दंगा। क्या आप समझते हैं अहमद के पिताजी उसे हमारे साथ होली खेलने देंगे? वो भागकर अपनी मर्जी से आ जाएगा तो भी यही समझेंगे कि हमने उसे फुसलाया। काका जी, आप ही सोचिए, ये किसी बेकार की जिद है। मैं कहता हूँ जगन काका, आप भी जरा हम लोगों के साथ लेकर दाढ़ी चाचा के पास चलिए, कह के देखिए जरा, कल को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? ये लोग हर चीज को धर्म का मामला बना देते हैं, लच्छू टोकता है। ये जो एक सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस उस वक्त लिखा गया था, आज एग्जैक्ट यही सेंटेंस हम हमारे इर्द गिर्द सुनते रहते हैं। और तुम लोग नहीं बनाते। जगन काका चीख पड़ते हैं और फिर सहसा चुप हो जाते हैं। कुछ देर सन्नाटा खिंचा रहता है, फिर विनायक को सहसा कुछ याद आता है। माँ भी यही कह रही थी जगन काका, जिस वक्त तुम आए थे। लच्छू ठीक कह रहा है काका, चंदू बोलता है। बाकी लड़के भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मगर कल को अहमद हमारे साथ देवथल जाएगा, मैंने उसे बोल दिया है। लच्छू हंसता है। देवथल जाने में कोई हर्ज नहीं है यार, वो तो पिकनिक जैसी हुई। अहमद हमारे साथ नहा सकता है, तैर सकता है, मंदिर में भी चला जाए तो वहां कौन पहचानता है? ये सारी मुसीबत तो शहर में होती है। मतलब उस वक्त का अल्मोड़ा जो है और इस वक्त का जो गांव है, उसकी तुलना में इस वक्त के जो शहर हैं, सारी समस्याएं जो है, वो कहा जाता है कि शहरों में सांप्रदायिकता जो है वो गांवों की तुलना में तेजी से फैली है। उसकी वजह भी यह है कि शहर में सारी सुविधाएं हैं और हम और कोई चीज किसी और चीज पर सोचने की बजाय हम अब अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं, हम अपने धर्म की तरफ लौटते हैं। ये जो उपन्यास है, इसको पूरा पढ़ते वक्त मतलब एक बात जो मुझे बिल्कुल शुरू में कहनी थी, वो मैं आज अभी कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए थी कि मैं यदि कोई उपन्यास पढ़ती हूँ, मैंने बहुत 2 या 3 साल बाद किसी उपन्यास को, किसी किताब को इतनी शिद्दत से पढ़ा है मैंने। और मैं जब कोई किताब पढ़ती हूँ तो दरअसल लोग बहुत डिजाइनर किस्म के बुकमार्क लगा कर रखते हैं किताब में, लेकिन मैं किताब में बिल्कुल प्लेन पेपर का बुकमार्क लगाती हूँ, बिल्कुल इस तरह से, जिसमें मैं टिक करती जाती हूँ और पेज नंबर नोट करती चली जाती हूँ। किसी भी किताब को पढ़ते हुए मैं जितने ज्यादा टिक करती हूँ, मुझे लगता है वो किताब मुझे उतनी ज्यादा पसंद आई है। तो इस किताब को पढ़ते हुए मैंने अपने बुकमार्क में पूरे बुकमार्क को बिल्कुल पेज नंबर से पूरे के पूरे बुकमार्क को रंग दिया है मैंने। और ये किताब मुझे सर ने कहा और मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बीच में लगने लगा था कि शायद मेरा जो पढ़ने का जो रुचि है मेरी, वो रुचि खत्म हो गई, क्योंकि इतनी सारी किताबें मैंने बीच में उठाई और थोड़ी थोड़ी पढ़कर मैंने रख दी कि मुझे लगा कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी कभी भी। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपनी पढ़ने की रुचि खोई नहीं है। दरअसल मुझे जिस तरह की चीजें पढ़ने के लिए चाहिए वो चीजें मेरे सामने आई नहीं। और ये जो उपन्यास है गोबर गणेश, जिसको मैंने 4 या 5 दिन में पढ़ा है पूरा, वो उपन्यास मुझे ये बताता है कि यदि आपके लेखन में आपका वक्त बोलता है, आप तो वो अपने आप दूर जाकर जो है वो लोगों को कनेक्ट करता है, जिससे आप कनेक्ट होते हैं। और एक गांधी के बारे में जो बात मुझे बहुत
बहुत ही अच्छी लगी, जो मुझे लगा कि गांधी के बारे में एक नई दृष्टि, एक नया संदर्भ, एक नया आयाम इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मुझे मिला, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ एक नाथूराम गोडसे नाम के आदमी ने बापू की हत्या की। बापू की हत्या हम सब ने मिलकर की है। जिस दिन मैंने नोआखली में बापू को पहली बार देखा, उसी दिन मुझे लग गया कि वे अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उनके चेहरे पर मैंने मृत्यु की छाया देखी, और उस दिन प्रार्थना सभा में जब मेरे पास बैठे हुए सिख लोग किस कदर बेचैन हो रहे थे, उस दिन दूसरी बार मैंने बापू के चेहरे को ध्यान से देखा था, और एकाएक मुझे लगा था कितना भयानक था वह क्षण। मैं भीतर तक कांप गया था। मुझे लगा था वे बिल्कुल निसहाय और अकेले पड़ गए हैं। वे अपने अनुयायियों में से किसी को नहीं पहचान पा रहे थे, जैसे वे एक बहुत गलत जगह आ गए हैं और उन्हें अकस्मात पता चल गया कि इस देश और इस समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है, कि इस देश और इस समाज ने उन्हें सचमुच पूरे मन से स्वीकार किया ही नहीं था। मैंने उनके उठे हुए हाथों में, उनकी दुबली आवाज में ढेर सारी थकान एकाएक उमड़ आती देखी, जैसे उनका सारा प्रयत्न, सारा पुरुषार्थ एक अवास्तविक लीला की तरह उनकी आंखों के सामने गुजर गया हो और वे सहसा विरक्त हो उठे हो, श्री कृष्ण की तरह इस सब से, और अपना हाथ खींच लेना चाहते हो। जो प्रजा गांधी की हत्या कर सकती है, वह अपने लिए भविष्यहीनता का वर्ण कर सकती है। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको एकदम अवसाद में ले जाती है कि वह अपने जो प्रजा गांधी की हत्या कर सकती है, वह अपने लिए भविष्यहीनता का वर्ण करती है। वह उस आदमी को और उसकी नैतिक चेतना को अस्वीकार करती है, जिसने और मात्र जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उसके सामूहिक उद्धारक की चिंता की, उसके बारे में सोचने और कर्म करने की तकलीफ उठाई। नहीं, जो कहता है गांधी हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं, वह गधा है और गांधी के सारे किए धरे का मजाक उड़ाता है। गांधी की महानता यही है कि वह उस परंपरा में एक विचलन पैदा करती है, नया मोड़ देती है। मतलब गांधी जो है वो अब तक हमारे जो परसेप्शन में गांधी थे, उससे बिल्कुल अलग तरह से हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इस डरपोक जाति को गांधी की सबसे बड़ी देन अभय है, अहिंसा नहीं। अभय ही उनका मूल मंत्र था। अभय उनके लिए मनुष्य के मनुष्य होने का अर्थ था। क्या हमने इसे समझा? नैतिक पूर्णता का आध्यात्मिक पूर्णता के साथ अनिवार्य संबंध है, यह गांधी ने ही हमें सिखाया है। और यह भी कि इस मामले में हम ईसाई धार्मिकता से भी कुछ सीख सकते हैं। पूरब और पश्चिम यहाँ मिलते हैं गांधी में, और पूरब की शर्तों पर मिलते हैं, पश्चिम की शर्तों पर नहीं। यह आत्महीनता नहीं है, जातीय दर्प नहीं है, अतीत पूजा नहीं है। यह समन्वय से भिन्न और बड़ी चीज है। यहाँ हिंदुस्तान की बुनियादी नम्रता और बुनियादी आत्मविश्वास एक बार फिर एक विजातीय किंतु प्राणवान जीवन और संस्कृति से टकराता है और रूपांतरित होता है। यह हिंदुत्व और ईसाइयत की असली मुठभेड़ और असली पहचान है एक दूसरे की। गांधी ने पश्चिम को सचमुच पचाया है। यही वह जगह थी जहां से हमारे लिए पश्चिमी संस्कृति के नकलची या गरीब बिरादर बनते जाने की भयावह स्थिति से उबरना संभव था। गांधी की हत्या उस सारी संभावना की हत्या है, और आने वाली पीढ़ियां भी फिर से उस आत्मदया की और आत्महीनता के दलदल में फेंक दी गई है, जिससे हमें कोई नहीं उबार सकता, श्री अरविंद भी नहीं। मुझे श्री अरविंद की उस बात ने बेहद क्षुब्ध किया। गांधी के उपवास के प्रति उनकी उस निहायत आत्मतुष्ट और संवेदनहीन प्रतिक्रिया ने कि एक व्यक्ति पूरे समाज के पाप का प्रायश्चित करे, यह विचार ही मूर्खतापूर्ण है। यह ईसाई विचार है और हमारी परंपरा के विरुद्ध जाता है। क्या विडंबना है! अरे विरुद्ध जाता है, वह भी मान लो तो इसीलिए तो गांधी का विचार और कर्म क्रांतिकारी है। श्री अरविंद भी तो क्रांतिकारी थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी की भाषा ही समझ में ना आए। क्या हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में शुरू से ही उसकी मृत्यु के बीज निहित नहीं थे?
नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ। हालांकि कृतज्ञता हमारे खून में है, कृतज्ञता हमारे खून में है, मैं जान रहा हूँ, साफ साफ देख और महसूस रहा हूँ कि हमारी जनता हम क्रांतिकारियों को बहुत जल्दी भुला देगी। हमारे समाज की श्रद्धा सिर्फ मुनियों और राजाओं के लिए सुरक्षित रही है। ये जो एक लाइन है कि हमारे समाज की श्रद्धा सिर्फ मुनियों और राजाओं के लिए सुरक्षित रही है, ये लाइन जो है वो भी आपको एकदम से उद्वेलित कर देती है। क्रांतिकारी और कलाकार इस देश में हमेशा अजनबी रहेगा जब तक कि वह प्रतिष्ठान का एक अंग न बन जाए, अर्थात मर न जाए। हम छोटे क्रांतिकारी थे, गांधी शायद हमसे बड़ा क्रांतिकारी था। मैं कभी सोचता था कि गांधी की आंधी ने हम सशस्त्र क्रांतिकारियों की हत्या की। हकीकत जबकि यह है कि हम दोनों की हत्या एक तीसरी ताकत के द्वारा की गई जिसकी जड़ों का हमें अभी अंदाजा नहीं है। शायद मैं भावुक हो रहा हूँ, हो सकता है मैं अब सिर्फ इसी भावुकता के योग्य हो गया हूँ, लेकिन मुझे बापू का वह चेहरा, उनके उठे हुए हाथों का वह स्तंभित भाव मृत्यु पर्यंत नहीं भूलेगा। श्री अरविंद को मैंने नहीं देखा, 3-4 महीने पांडिचेरी रह चुकने के बाद भी नहीं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका साक्षात्कार शायद उस चेहरे में कुछ नहीं जोड़ता जो उनकी किताबों में मौजूद है। जबकि गांधी को जिसने नहीं देखा, नहीं सुना, उसने जरूर कुछ मिस किया। हालांकि यह भी मेरी भावुकता है, क्योंकि जो गांधी के बहुत निकट रहे हैं, जिन्होंने उसे रात दिन देखा है, मुझे संदेह है कि गांधी उनकी हड्डियों में तो क्या, उनकी मोटी खाल के अंदर भी कहीं सचमुच भिज सका है। ये जो चीज है, जो गांधी के उस वक्त अप्रासंगिक हो जाने वाली बात है और गांधी के आज भी अप्रासंगिक हो जाने वाली बात जो बार बार कही जाती है, ये जो चीज इसमें बहुत बहुत खूबसूरती से और बहुत दर्दनाक तरीके से मतलब उभर कर आई है कि गांधी जो है उस वक्त भी, जिस वक्त वो जिंदा थे, जिस वक्त वो सक्रिय थे, उस वक्त भी उनको हाशिए पर डाल दिया गया था। और आज भी गांधी की पूजा जरूर की जाती है, लेकिन गांधी के प्रासंगिक होने पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये एक उपन्यास की किसी भी रचना की ये जो सफलता है कि वो किसी एक वक्त में रची जाती है, लेकिन वो जब भी पढ़ी जाए वो उस वक्त में लगता है कि ये इसी वक्त की सवाल जो है इसी वक्त की चुनौती से रूबरू हो रहे हैं। ये किसी रचना की जरूर सफलता है, लेकिन किसी रचनाकार के लिए ये बड़ा दुखद अनुभव होगा कि जिन समस्याओं पर वो बात कर रहा है अपने वक्त में, उस वही सारी समस्याएं, वही सारी चुनौतियां, वही सारे प्रश्न जो हैं वो बात के वक्त में भी वैसे के वैसे ही जिंदा रहे, जिनसे वो दो चार हो रहा है। और कोशिश उसकी ये रहती है कि वो उन समस्याओं के समाधान की तरह कोई चीज प्रस्तुत करे, लेकिन वो समस्याएं उसी रूप में जब उसको भविष्य में नजर आती है तो मुझे लगता है कि किसी भी रचनाकार को इससे बड़ी निराशा होती होगी। उसको ये लगता होगा कि ये जो वक्त है, ये वक्त जिसको हमने उसमें लिखा है वो वक्त अभी भी गुजरा नहीं है। तो इस दृष्टि से गोबर गणेश जो है वो बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत जो बौद्धिक और मानसिक और भावनात्मक सब स्तरों पर ये हमें संतुष्ट करती है। और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए बहुत अच्छी किताब, खूबसूरत किताब मुझे लगी, क्योंकि मुझे लगा इस किताब को पढ़ते हुए कि मेरी पढ़ने की रुचि जो है वो खत्म नहीं हुई है, पढ़ने की रुचि मेरी अभी भी बरकरार है। क्योंकि ये जो किताब है, जो 330 पेज की किताब है, उसको मैंने अलग अलग तरह की व्यस्तताओं के बीच भी 3 या 4 दिन में पढ़कर खत्म कर दिया। तो ये किताब जो है वो यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब हमारे वक्त का भी दस्तावेज है, उस वक्त का तो दस्तावेज था ही, लेकिन ये हमारे वक्त में भी उतना ही प्रासंगिक है और वो उसी तरह की चीजें हमारे सामने खड़ा करता है, वही प्रश्न, वही चुनौतियां, वही समस्याएं हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और उन समस्याओं के सवालों, उन समस्याओं के जो हल है वो भी उस तरह से प्रस्तुत करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी बात ठीक से कहने की कोशिश की जरूर है, लेकिन ठीक से पहुंची या नहीं पहुंची ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं। और
ये किताब यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप फिर से पढ़िए। और सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और सर शतायु हो। और इसी तरह से मैंने कहीं पढ़ा था कि सर ने कहा है कि अभी मेरा बेस्ट आना बाकी है, तो उम्मीद है कि हम सर के बेस्ट का इंतजार करें। हालांकि हम जो पढ़ रहे हैं वो सब बेस्ट ही है, लेकिन सर के बेस्ट आने का इंतजार करें और हमें उसका इंतजार रहेगा। नमस्कार। नमस्कार अमिता नीरव जी, और हार्दिक धन्यवाद कि इस आत्मीयता के साथ आपने अपना वक्तव्य रखा और जिस तैयारी के साथ, जिन तमाम नोट्स के बीच आपने अपने विचार को हम सबके साथ साझा किया, वह महत्वपूर्ण है। और सचमुच गोबर गणेश की जो प्रासंगिकता है, किसी भी बड़ी कृति की जो अपनी एक प्रासंगिकता होती है कि वह समय के साथ कई कई स्तरों पर पुनः जीवंत हो उठता है, पुनर्जीवित हो उठता है। तो आपने अपने इस वक्तव्य में यही कोशिश की और मुझे लगता है कि तमाम मित्रों को यह वक्तव्य पसंद आया है। तो इसके लिए आपको एक बार पुनः हार्दिक बधाई कि आपने इतनी मेहनत की। और जो एक बड़ी बात आपने कही कि किस तरह जो है आपको यह उपन्यास बांधे रह सका, यह किसी भी कृति के लिए एक बड़ी बात है अमिता जी, कि वह आपको बांधे रख सके। और जिसकी चर्चा आपने की, और गांधी की और तमाम लोगों की, शंपा शाह जी की भी एक प्रतिक्रिया आ रही, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। शंपा जी लिख रही हैं कि गांधी की प्रासंगिकता पर सवाल तब भी थे, आज भी हैं, और आपने जगन काका नामक किरदार के निमित्त से गांधी जी के महत्व को नए सिरे से आलोकित किया। ऐसे और कई पक्ष आपने उठाए और कई रोचक अंशों का पाठ किया। और सबसे बड़ी बात, मैं उस वक्ता को मानता हूं जो स्वयं बोलते हुए स्वयं को सुन भी रहा है, स्वयं भी आनंदित हो रहा है। तो यह एक खास तत्व है आपके स्पीकर के भीतर कि आप स्वयं उसमें डूब रही हैं, बोलते हुए भी। तो बोलते हुए वक्ता और श्रोता दोनों होना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक दो और बातें इस उपन्यास को लेकर और फिर हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रसिद्ध कवि, आलोचक और नाट्य समीक्षक नेमित चंद्र जैन जी ने भी इस उपन्यास पर विचार किया है। तो मैं उनके आलेख के कुछ अंशों को यहां पर रखता हूं, जो कि इस उपन्यास से ही संबंधित है। और एक प्रतिक्रिया हम और ले रहे हैं, स्वयं हमारे साथ शाह साहब जुड़े हुए हैं, आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी। वे लिख रहे हैं कि बहुत तन्मयता और समझबूझ के साथ पढ़ा आपने उपन्यास को, साधुवाद रमेश चंद्र शाह। तो मैं नेमित चंद्र जैन जी की टिप्पणी इस उपन्यास पर ले रहा हूं। टिप्पणी क्या कही, पूरा आलेख है, उसके एक दो अंशों को यहां पर रख रहा हूं। नेमित चंद्र जैन जी कुछ उन उपन्यासों के बहाने इस उपन्यास को देखते हैं जिनमें बचपन आता है, और बचपन को केंद्र में रखकर वयस्क उपन्यास लिखे गए। नेमित चंद्र जी लिखते हैं कि बालक की जिंदगी को आधार बनाकर कई विशिष्ट वयस्क उपन्यास हिंदी में लिखे गए हैं। मन्नू भंडारी के आपका बंटी में बालक की मानसिकता के सहारे उसके माता पिता के आपसी संबंधों की प्रकृति और नियति को परिभाषित करने की कोशिश है। निर्मल वर्मा के लाल टीन की छत में बचपन की देहरी लांघ कर किशोर दुनिया में प्रवेश करती हुई एक बच्ची के अनुभव जगत का, उसकी निश्चलता, सहज जिज्ञासा और कुतूहल तथा आंतरिक छटपटाहट, यातना और अकेलेपन का अन्वेषण है। और इसी तरह
रमेश चंद्र शाह के गोबर गणेश के केंद्र में भी एक बालक ही है। वे लिखते हैं आगे कि अज्ञेय के शेखर एक जीवनी और कृष्ण बलदेव वैद्य के उसका बचपन का भी यहाँ जिक्र किया जा सकता है। और इस तरह से वे कई और बातें उठाते हैं। मैं उन अंशों को छोड़ रहा हूं और एक और अंश पढ़ रहा हूं। इसके बाद एक पत्र के हवाले से इस उपन्यास पर कुछ बात करूंगा। पहले इस आलेख पर ही रहते हैं। नेमी चंद्र जैन जी आगे लिखते हैं अपने इस आलेख में कि रमेश चंद्र शाह के गोबर गणेश का उपन्यास रूप, इस उपन्यास का उपन्यास रूप भी किसी हद तक महत्वपूर्ण है और जो इन पूर्ववर्ती उपन्यासों की चर्चा की गई उससे तुलना करते हुए आगे लिखते हैं कि उसमें, इस उपन्यास में जीवन फलक बचपन का अतिक्रमण करके वयस्कता तक फैला हुआ है और बचपन में ही मानसिकता के सूत्रों को पहचानने की कोशिश है जो एक व्यक्ति के वयस्क होने पर उसके जीवन और चरित्र के नियामक हो जाते हैं। जो हमारे भीतर जो कहीं ना कहीं जो अस्थाई भाव बनता है उसकी जड़ें कैसे हमारे बचपन में है, नेमी चंद्र जी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। उपन्यास के 3 खंड हैं। पहला अन्न जल, जो चरित्र नायक बालक विनायक के बचपन, उसकी प्रारंभिक शिक्षा तथा किशोर प्रतिक्रियाओं आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है। दूसरा त्रिपार्श्व और वर्णपट, विनायक के विश्वविद्यालय जीवन और प्रेम प्रसंग से संबंधित है जिसमें आपने भी चर्चा की। और मित्रों 1 मिनट समय दें, चूंकि ये चली गई हैं। हाँ, आ गई हैं जी। तो मैं कुछ कर रहा था। हाँ, दूसरा त्रिपार्श्व और वर्णपट विनायक के विश्वविद्यालय जीवन और प्रेम प्रसंग से संबंधित है और तीसरे अपने हिस्से का आसमान में वर्षों बाद उसके अध्यापकीय जीवन का हाल चाल है। इस प्रकार बचपन से शुरू करके जवानी के उत्कर्ष तक की जीवन यात्रा इस उपन्यास का झलक है और इस तरह से वे कई और बातचीत इस उपन्यास के बहाने करते हैं। तो अपने आप में जो मैंने शुरुआत में भी यह बात कही कि कैसे लेखक का पहला ही उपन्यास एक कल्ट उपन्यास बन जाता है, मुझे लगता है कि आपके इस वक्तव्य के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और एक पत्र मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं। यह पत्र निर्मल वर्मा जी का है। वे रमेश चंद्र शाह जी को लिख रहे हैं और वे कहते हैं, प्रिय रमेश जी, मुझे गोबर गणेश बहुत पसंद आया। मैंने वर्ष के श्रेष्ठ उपन्यासों में नवभारत टाइम्स के एक इंटरव्यू में उसका उल्लेख भी किया था। सुना है कि अब देखिए गौर कीजिएगा, सुना है कि अच्छे समीक्षक अच्छे कवि तो बन सकते हैं, अच्छे समीक्षक अच्छे कवि तो बन सकते हैं, अच्छे उपन्यासकार नहीं। आपने इस उपन्यास के द्वारा इस साहित्यिक भ्रांति को भी तोड़ा है। निर्मल वर्मा जी शाह जी को लिखे अपने पत्र 4 फरवरी 1979 में यह बात लिख रहे हैं कि भाई सुना है कि अच्छे समीक्षक अच्छे कवि तो बन सकते हैं, अच्छे उपन्यासकार नहीं, मगर आपने इस उपन्यास के द्वारा इस साहित्यिक भ्रांति को तोड़ा है। एक बड़ी बात। आजकल मैं अपने उपन्यास पर लगा हूं, एक बार उससे छुटकारा पाने पर मैं गोबर गणेश पर आपको अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया लिखना चाहूंगा। मुझे समीक्षाएं लिखना बहुत अच्छा नहीं लगता, शायद मैं उसके काबिल भी नहीं हूं, किंतु उन किताबों पर कुछ न कुछ लिखता रहता हूं जिन्होंने मुझे उद्वेलित किया। आपकी यह पुस्तक उनमें से एक है। गोबर गणेश किस तरह से
निर्मल वर्मा जी को उस समय उद्वेलित कर रहा है। और आज जब अमिता नीरव जी इस उपन्यास को पढ़ रही हैं, तो कैसे उनमें आज के प्रश्नों को उठा रही हैं, इस उपन्यास की प्रासंगिकता को देख रही हैं, और जो तमाम समस्याएं थी, बेरोजगारी या धार्मिक कट्टरता और तमाम दूसरी समस्याएं, उन सबको आप ले रही हैं। तो इस तरह से एक अच्छी चर्चा आपके माध्यम से संभव हो सकी। अमिता नीरव जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। और तमाम मित्रों का जो इस उपन्यास को देख रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। और मित्रों, कल हम लोग इस एकाग्र की कुछ अंतिम कड़ियों के साथ पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार।